हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप। देखने से नहीं लग रहा कि पढ़ाई लिखाई कोई हो रही है। खैर, मुझे अपना काम करना है। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि वेव ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर भी है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन। अब ये विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोगों को जानना है। थोड़ा सा समझने में ये झंझटी चैप्टर है। ठीक, वास्तव में वेव ऑप्टिक्स जो है, पूरी वेव ऑप्टिक्स, ये पढ़ने में मैंने देखा है अक्सर बच्चों को ज़्यादा मज़ा नहीं आती। उसका रीज़न है कि वेव ऑप्टिक्स में मैक्सिमम फिनोमेना जो हैं वो ऐसे हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में दिखाई नहीं देते। अब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इमेज बनती है, ये सब कुछ देखते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, इमेज बन रही है। तो रे ऑप्टिक्स में जो भी फिनोमेना होते हैं वो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स है, आप जानते हैं वेव ऑप्टिक्स जो है ये कब प्ले में आती है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है जिस पर रे गिर रही है उसका जो साइज है ये बहुत छोटा हो। ठीक, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे लेंस वगैरह है उस पर गिरती है तो रे ऑप्टिक्स के अंडर हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक, तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंडर इसका एनालिसिस करते हैं। कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे इंटरफियरेंस पढ़ा है हम लोगों ने, वो भी हम लोग को होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक, पोलराइजेशन पढ़ा है, वेक्टर्स वगैरह, लाइट वेक्टर्स वाइब्रेट होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक, तो एक्चुअल में ये इसमें इंटरेस्ट थोड़ा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये जो फिनोमेना जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वो हमें होते हुए दिखाई नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि इंटरमीडिएट में आपके जितने भी ये टॉपिक कोर्स में हैं आपके, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कम है। ऐसा नहीं कि इन चैप्टर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जितना कोर्स में आपके इंटरमीडिएट में है उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब जैसे डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में ये जितना है वो 2 पेजेस में निपट जाता है। आगे आप जाएंगे तो इसके 2 बड़े बड़े चैप्टर पढ़ेंगे आप डिफ्रैक्शन के, जिसमें ढेर सारे डेरिवेशन हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में जितना कोर्स में है उसमें बहुत कम डेरिवेशन है। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों के लिए जब वो थ्योरी पढ़ते हैं तो उनको लगता है बस खाली डेरिवेशन जो है वही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बस खाली इंटरफेरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें फ्रिंज विड्थ का फार्मूला प्रूव किया, फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला प्रूव किया, तो इंटरफेरेंस में तो ज़रूर कुछ एक फार्मूलों की प्रूविंग थी। लेकिन ये बात आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि थ्योरी का मतलब केवल प्रूविंग होती है। अभी इसी साल यूपी बोर्ड का एक बच्चा मेरे पास आया, ठीक, और वो बोला सर पेपर बड़ा कठिन आया था, ठीक, एक भी प्रूविंग नहीं पूछी गई। तो आप क्यों ये सोचते हैं, ठीक, कि प्रूविंग ही आएगी। लेकिन मैंने देखा है बच्चे जो है फार्मूले के डेरिवेशन ही बस समझते हैं कि हाँ ये थ्योरी है, और अगर किसी टॉपिक में फार्मूले के डेरिवेशन नहीं बताए जा रहे हैं, ठीक है, या नहीं है, तो वो सोचते हैं ये बेकार है। तो ऐसा नहीं है, आपको सिंसियरली पढ़ना चाहिए। जैसे वेव ऑप्टिक्स में अगर आप ये बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हाइगेंस का टॉपिक है। हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक, सेकेंडरी वेवलेट्स वाला, ठीक, उससे रिफ्रैक्शन और उससे रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन, ये बोर्ड पेपर में खूब पूछा जाता है। लेकिन मैंने देखा कि बच्चों ने उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा। अगर वो देखें कि कौन से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं या कौन से क्वेश्चन अदर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो वो पाएंगे कि हाइगेंस वाला टॉपिक खूब पूछा जाता है और ये बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि उसमें डेरिवेशन नहीं है तो लोगों को उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आती। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा कंसेप्चुअल होती, ज़्यादा ध्यान से सीखनी चाहिए, ठीक, भले उसमें डेरिवेशन ना हो। ठीक, तो वेव ऑप्टिक्स का हाल ऐसा ही है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पोर्शन बहुत कम है जितना कोर्स आपके इंटरमीडिएट में है। दूसरा, ये डे टू डे लाइफ में जो है दिखाई देने वाले फिनोमेना नहीं है, इसलिए लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। लेकिन हमें इनको सिंसियरली पढ़ना चाहिए, ठीक, और ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। चलिए खैर, अभी हम स्टार्ट करते, काफ़ी टाइम मैंने आपको ले लिया। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं जरा। तो हम लोग ये जानते हैं, छोटे से हम लोग को पढ़ाया गया कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक, रेक्टिलिनियर माने स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो यही हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसीलिए लाइट के जो है अगर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक, लाइट ऐसे जा रही है, उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो पीछे जो वॉल होगी, ठीक, उस पर इसकी
शैडो बन जाती है। ठीक, शैडो का बनना क्या बताता है कि लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, वरना ये ऑब्जेक्ट आया, ये लाइट ऐसे आ रही थी, यहाँ पहुंची, ऐसे ऊपर से जाके इसके पीछे चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे मुड़ती नहीं है लाइट। ठीक, तो लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है, यानी प्रकाश का संचरण ऋजरेखीय होता है। ठीक, तो उसका मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, जरा देखें। डेफिनेशन हम लोग बाद में जाएंगे, पहले देखिए जरा। यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये एक अपर्चर है। ठीक, अपर्चर का मतलब नैरो ओपनिंग, ठीक, जिससे लाइट गुजर सके। ठीक है, कोई जैसे दफ्ती है उसमें एक बारीक होल कर दिया हमने, ठीक, या बहुत पतली सी स्लिट काट दी, ठीक, पिन पॉइंट होल कर दिया, या पतली सी झिर्री काट दी, स्लिट काट दी। ठीक, तो ये एक नैरो ओपनिंग है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अपर्चर। ठीक, और इधर एक कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे हमने स्क्रीन रख दी। अब सोचिए इस लाइट सोर्स से जो लाइट चलेगी, ठीक, एक लाइट रही है ऐसे, ठीक, जो ये जो आपने यहाँ पर मान ली कोई दफ्ती लगाई है तो उसको बिल्कुल टच करते हुए ऐसे गई, और दूसरी लाइट रे ये जो बिल्कुल ऐसे टच करते हुए जा रही है। अब इसके बीच से जितनी भी लाइट रे जाएंगी वो सब यहाँ पर पड़ेंगी। तो स्क्रीन का इतना पोर्शन जो है ए से बी तक, ये तो इल्यूमिनेट हो जाएगा, यानी प्रकाशित हो जाएगा। ठीक, लेकिन ए के ऊपर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, और ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। अब बीच से जितनी रे होंगी वो सब बीच के पोर्शन को तो इल्यूमिनेट करेंगी, लेकिन अब इससे कोई अगर लाइट ऐसे जाएगी तो ये तो इस ओपैक पार्ट से, अपारदर्शी भाग से, दफ्ती से टकरा, तो ये तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो इधर जाएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये यहाँ पर तो कोई लाइट नहीं पहुँचेगी ना। ठीक, तो इसका मतलब सामने जो स्क्रीन है इसमें ए बी पार्ट जो है ये प्रकाशित होगा, इल्यूमिनेट होगा। ए के ऊपर डार्कनेस रहेगी, जो इस आप कह सकते हो ये जो भी है दफ्ती है, जो भी है, देखिए उसकी यहाँ पर क्या बन रही, शैडो बन रही है। और ऐसे ही बी के नीचे भी ज्योमेट्रिकल शैडो जो है आपको बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक, ऐसे एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, इसमें तो एक नैरो होल था। ठीक, यहाँ पर मैंने दिखाया कि लाइट के पाथ में हमने एक स्मॉल ऑब्स्टेकल रख दिया, छोटा सा जो है वो कोई ओपैक जो है ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। ओपैक माने अपारदर्शी, जिससे लाइट ना गुजर सके। ठीक, अब ये अगर यहाँ रखा है तो देखिए इस लाइट सोर्स एस से जो लाइट चलेगी, जो यहाँ पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से टकरा के रुक गई, यहाँ पड़ी, ऑब्जेक्ट से टकरा कर रुकने का मतलब आगे नहीं जा पाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसा भी रिफ्लेक्शन का रूल होगा उसके हिसाब से। ये लाइट जो ये इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपरी पार्ट को लगभग छूते हुए से जा रही है, तो ये स्क्रीन पर यहाँ पड़ेगी। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को जो बिल्कुल टच करते हुए जा रही है ऐसे, वो यहाँ पड़ेगी। इसका मतलब इन दो रे के बीच से कोई रे नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो सब इस ऑब्जेक्ट द्वारा रोक ली जाएंगी। ठीक, हाँ, इसके बाद इधर से जो रे होंगी वो सब स्क्रीन पर जाकर क्या होंगी, पड़ेंगी। ये सारी लाइट रे जो है ऐसे स्क्रीन पर पड़ रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्मॉल ऑब्जेक्ट की एक शैडो यहां बनेगी ए से बी तक में। इतना पोर्शन ब्लैक रहेगा तो हमें लगेगा इसकी क्या है, ये शैडो है। तो ये इस ऑब्जेक्ट की शैडो हो गई। ठीक, मान लो इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दे ए बी, तो ये इसकी शैडो हो गई ए डैश बी डैश। लेकिन ए पार्ट, ए डैश पॉइंट के ऊपर जो स्क्रीन है वो इल्यूमिनेट रहेगी, प्रकाशित रहेगी, क्योंकि इससे लाइट ऐसे आ रही है और इधर से भी लाइट आ रही है। तो ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे पर्दे का जो भाग है वो प्रकाशित रहेगा, स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेट रहेगी। तो ये ज्योमेट्रिकल शैडो है बीच में यहाँ पर, और ऊपर नीचे इल्यूमिनेटेड पार्ट है, प्रकाशित भाग है। यहाँ बीच में इल्यूमिनेटेड पार्ट है, होल से आई लाइट। ठीक, और ऊपर और नीचे ज्योमेट्रिकल शैडो है। ठीक, ऐसा होता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे ग्रिमेल्डी, ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर लाइट के पाथ में आने वाले ये जो नैरो होल है, नैरो ओपनिंग है, जिसे हम अपर्चर कहते हैं, इसका साइज या इस स्मॉल ऑब्स्टेकल, ठीक है, ये जो तीक्ष्ण अवरोध है, इसका साइज अगर ये लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, यानी बहुत छोटा हो। लाइट की वेवलेंथ आप जानते हैं, वैसे तो हम लोग लाइट की वेवलेंथ जो है वो मानते हैं कि लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके, तो हम कह सकते हैं कि ये 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर की होती है।
भाई 4000 में तुम 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 10⁻7 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो अगर ये जो आपका अपर्चर है, नैरो ओपनिंग, ठीक है, या जो उधर ऑब्स्टेकल आपने लगाया अवरोध, इसका साइज लाइट की वेवलेंथ के ही ऑर्डर का हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, तब लाइट क्या करती है, जब इस अपर्चर या इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स पर पहुंचती है, ठीक, तो वहां पर ये मुड़ करके निकल जाती है और जाकर के ज्योमेट्रिकल साइडों में इंटर कर जाती है। यानी जनरली लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, लेकिन कभी कभी ये अपने रेक्टिलिनियर पाथ से डेविएट हो जाती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब उसके पाथ में आने वाले अवरोध यानी ऑब्स्टेकल या जिस होल से वो गुजर रही है उसका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, ठीक है। अगर ऐसा है, जैसे यहाँ इस अपर्चर की विड्थ जो है, अगर हम मान लें कि ये b है, या यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल है इसका साइज जो है अगर हम मान लें कि b है, तो ये जो b है जो हम लोग लिख रहे हैं b, ठीक, अगर ये b जो है ये लाइट के वेवलेंथ के क्या हो, कंपरेबल हो, ठीक, उस केस में क्या होगा कि लाइट जो है जब इसके कॉर्नर पर पहुंचेगी, जैसे यहाँ पर लाइट ऐसे आ रही थी, अब जैसे ही इस अपर्चर के कॉर्नर पर पहुंची तो यहाँ से ये रे ऐसे बेंड होकर के इस पोर्शन में जो ज्योमेट्रिकल साइड वाला पोर्शन है उसमें पहुंच जाती है। ऐसे यहाँ भी लाइट ऐसे बेंड होकर के ज्योमेट्रिकल साइडों वाले रीजन में इंटर कर जाती है, ठीक। तो इस तरीके से लाइट रे जो है वो ज्योमेट्रिकल साइडों वाले रीजन में जो है वो क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है। और ये जो ए से बी तक जो इल्यूमिनेटेड पार्ट था उसके ऊपर शैडो होनी चाहिए थी, लेकिन उस शैडो के कुछ पार्ट में भी लाइट जो है वो क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो ये लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ही चलती तो बस यहाँ तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस अपर्चर के कॉर्नर पे पहुंच कर ये क्या हो गई, ऐसे बेंड हो गई। ऐसा तब होगा जब इस अपर्चर का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपरेबल होगा। ये ग्रिमेल्डी ने बताया था, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ क्या होगा कि ये जो लाइट ऐसे सीधे जाती, इधर सीधे से जाती तो इस पार्ट में ज्योमेट्रिकल साइडो बनता, लेकिन क्या होगा अभी ये जो लाइट रे है ऐसे, ये जब इसके कॉर्नर पर पहुंचेगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती, इस अवरोध के किनारों पर पहुंचकर यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर जैसे ही पहुंची वहाँ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और बेंड होकर के ये जो ज्योमेट्रिकल साइडो वाला पोर्शन था इसमें इंटर कर जाती है, ठीक है। और इंटर करने के कारण यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन हो जाता है, जहाँ ज्योमेट्रिकल साइडो बनना चाहिए था, जहाँ छाया बननी चाहिए थी वो भाग भी प्रकाशित हो जाता है, ठीक है, वो भी इल्यूमिनेट हो जाता है। हालांकि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेट नहीं होता, एक समान रूप से प्रकाशित नहीं होता, वहाँ पर कहीं ज़्यादा प्रकाश कहीं कम प्रकाश दिखाई देता है, जिसे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जहाँ लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए थी, कायदे से यहाँ देखा जाए तो ए पॉइंट के ऊपर लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए थी, पर लाइट के अपने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से डेविएट होने के कारण सीधी रेखा में चलते थे, अचानक मुड़ गई, ठीक। तो ये जो लाइट का अपने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से ये जो डिपार्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, पर कभी कभी उसके मार्ग में आने वाले अवरोध या जिस अपर्चर से वो गुजर रहा है उसका साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के ही ऑर्डर का है तो वो उसके कॉर्नर पर पहुंचकर अपने पास से मुड़ जाता है। अब सीधी रेखा में नहीं जा रहा, ठीक है, वो मुड़ जाता है और मुड़ करके जहां पर छाया बननी चाहिए थी, जहां शैडो बननी चाहिए थी, उस शैडो में इंटर कर जाता है और शैडो के कुछ पार्ट को, ठीक है, वो प्रकाशित कर देता है। हालांकि यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन होता है, ठीक, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं ज़्यादा प्रकाश कहीं कम प्रकाश, कहीं ज़्यादा प्रकाश कहीं कम प्रकाश, ठीक। तो वो मैक्सिमा मिनिमा बनती है, ठीक, उसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनती हैं, ठीक। लेकिन लाइट का स्ट्रेट लाइन पास से डेविएट होकर के, ठीक, ज्योमेट्रिकल साइडों में इंटर कर जाने का ये जो फिनोमेना है, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। यानी सीधी सी एक लाइन में बोलूँ तो प्रकाश का अपने रिज रेखी संचरण से विचलन, वैसे तो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन कभी कभी ये सीधी रेखा में इतना चलकर अवरोध या बारीक छिद्र के किनारों पर पहुंचकर मुड़ भी जाता है। तो ये जो मुड़ना है यही डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाता है, ठीक। और ये तब होता है जब उस अवरोध यानी ऑब्स्टेकल या उस अपर्चर यानी उस नैरो होल का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, ठीक है। अगर ये अपर्चर या होल जो है ये बड़ा है
वेवलेंथ से, ठीक है, तो फिर ये डिफ्रैक्शन नहीं होता, फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। क्लियर है? ठीक। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड माने मुड़ जाना, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल और अपर्चर। ठीक, यानी स्मॉल क्या कहते हैं, जो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, या जो स्मॉल अपर्चर है, उसके कॉर्नर पर पहुंचकर जो लाइट बेंड हो जाती है एंड एंटरिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो, और ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर जाती है, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है की थ्योरी है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसके हिसाब से तो ये नहीं समझ में आता कि भाई ए पॉइंट के ऊपर लाइट कैसे पहुंच गई। बिल्कुल ये लाइट, ये रे इस अपर्चर के बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए यहाँ गई। अब इसके ऊपर से तो जो लाइट जाएगी वो इस दफ्ती से टकरा जानी चाहिए, ठीक, और यहाँ लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, पर अगर पहुंच गई तो उसका मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल कॉर्नर पे जो लाइट आई वो ऐसे ऊपर की ओर मुड़ गई, और ये जो नीचे आई वो नीचे की ओर बेंड हो गई। ठीक, तो ये बेंडिंग जो है, ठीक, यही कहलाती है डिफ्रैक्शन। और ये हमेशा नहीं होती, ये तभी होगी जब जो आपका अवरोध है यानी ऑब्स्टेकल है या जो अपर्चर है इसका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। अगर वो बड़ा है, ठीक, इनका साइज वेवलेंथ से, तो फिर ये डिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, अब इसको हम लोग वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा वेव थ्योरी के आधार पर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो समझते हैं जरा। अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो सिर्फ हम वो लाइट दिखा रहे हैं जो अपर्चर से गुजर सकती हैं, बाकी हम इरेज कर दे रहे हैं। अब ये लाइट सोर्स है, ठीक, पॉइंट सोर्स मैंने दिखाया है, तो इससे वेव आगे बढ़ रही होंगी इस तरीके से। तो ये आप जानते हैं कि पॉइंट सोर्स होता है, तो वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट हम बना रहे हैं ऐसे। तो ये वेव फ्रंट जब इस अपर्चर पर पहुंचता है, देखिए ऐसे, तो क्या होता है, इस वेव फ्रंट का ये जो पार्ट है, ये तो ये जो आपने नैरो ओपनिंग है इसके उपेक यानी अपारदर्शी भाग के सामने है। तो इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही होंगी, ठीक, वो तो इस दफ्ती से टकरा जाएंगी, ठीक। लेकिन ये जो यहां से यहां तक इस वेव फ्रंट का वो पार्ट जो इस नैरो ओपनिंग के सामने पड़ा, ये ओपन है और आपको पता है वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होते हैं, मान लो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ये जितने पार्टिकल होते हैं ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करते हैं सभी डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल है, इससे सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे निकल रही होंगी, यूं। इस पार्टिकल से भी सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे निकल रही होंगी, ठीक। इस पार्टिकल से भी सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे निकल रही होंगी, सभी डायरेक्शन में निकलती हैं, आप जानते हैं ऐसे हर तरफ। तो हम लोग उसको सेंटर मान के ऐसे स्फीयर बना देते हैं, ठीक। तो वही मैं ड्रा कर रहा हूँ। इस पार्टिकल से भी निकल रही होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में। तो हर पार्टिकल से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स, देखिए इस पार्टिकल से जो सेकेंडरी वेवलेट्स सिर्फ इधर नहीं जाएंगी, ये तो इधर भी जाएंगी ना। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, ऐसे ही इस पार्टिकल से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, वो देखिए जगह जगह आपस में मिल रही हैं। तो जब वो सेकेंडरी वेवलेट्स आपस में सुपरपोज होती हैं, तो एक तरीके से इंटरफियरेंस जैसा ही फिनोमेना होता है। यानी आप कह सकते हैं वो सेकेंडरी वेव का क्या है, सुपरपोजिशन है। और सुपरपोजिशन के कारण कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है इस पोर्शन में भी। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है वहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जहां डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है वहां पर घट जाती है। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन के कारण इस ज्योमेट्रिकल शैडो में भी हमें इल्यूमिनेशन और डार्कनेस, ठीक, यानी प्रकाशित भाग और डार्क पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं, जो बैंड कहलाते हैं, ठीक, फ्रिंज कहलाती हैं, कह सकते हैं। समझ आई बात? अब देखिए रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो ये रे बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर अगर हम वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस थ्योरी यहाँ लगाएं तो उसके हिसाब से ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ा, ये वेव फ्रंट जब इस स्लिट पर आकर गिरता है, ठीक, तो इसका ये पार्ट जो है वो मान लो जैसे दबती है, ठीक, तो उसके सामने है यानी अपारदर्शी भाग के सामने है। तो इस पर जो पार्टिकल होंगे वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेंगे वो तो ये रोक देगा। लेकिन ओपन पार्ट के सामने जो होंगी उनसे जो सेकेंडरी वेवलेट्स मैं निकलती दिखा रहा हूँ, वो सेकेंडरी वेवलेट जो है देखिए वो सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर ही नहीं होंगी। सेकेंडरी वेवलेट, ये पार्टिकल अगर सेकेंडरी वेवलेट इमिट करेगा यहाँ वाला, तो वो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो ऐसे हम दिखाते हैं, तो नीचे भी तो आ रही ना।
ऐसे हर पार्टिकल से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स जब सुपरपोज होती हैं, आपस में मिलती हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा है, तो इस पोर्शन में भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होते हैं, ठीक। और हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है वो मिलती है। कंप्लीट डार्कनेस यहाँ नहीं होती। वैसे तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो बनना चाहिए, पर यहाँ कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती। ये भाग जो है वो ब्राइट डार्क होते हैं, ठीक। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? अगर हम दूसरे फिगर पे भी देखें इस चीज को, दूसरा फिगर जो इधर मैंने बना रखा है उसमें भी अगर इस चीज को देखें हम, ये लाइट रे हटा देते हैं, क्वेश्चन ये था कि रे ऑप्टिक्स के हिसाब से लाइट इसके ऊपर और इसके नीचे पहुंचनी चाहिए थी। इस एब्स्टेकल ने जो लाइट रे रोक दी तो उसके कारण इस रे और इस रे के बीच में कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए, ठीक। तो इन दोनों रे के बीच में कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए, पर हमने बताया कि यहाँ पर भी लाइट पहुँच जाती है, इस ज्योमेट्रिकल शैडो में इंटर कर जाती है। क्यों? वही इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट जो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा होगा? ग्रो हो रहा होगा, यहाँ पर पहुँचा। अब इस वेव फ्रंट का इतना पार्ट जो है वो तो मान लीजिए इस अपारदर्शी अवरोध के सामने है, तो इस पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही होंगी वो तो ये रोक देगा, ठीक। लेकिन देखिए इसके ठीक ऊपर अगर हम देखें तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे सेकेंडरी वेवलेट तो इधर भी जा रही होंगी, इधर भी और इधर भी आ रही होंगी, हर डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो उसको सेंटर मानकर अगर हम किसी भी रेडियस का स्फीयर बनाएं तो इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स इससे ऐसे बढ़ रही होंगी, देखिए। तो इस पोर्शन में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही इस पार्टिकल से भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही होंगी, देखिए। अब देखिए इस पोर्शन में जहां शैडो बननी चाहिए थी वहां पे ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। ऐसे नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उनसे भी सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे निकल रही होंगी इस तरीके से। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स देखिए ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर भी जो सेकेंडरी वेवलेट्स आई, ठीक, वो सुपरपोज हो रही हैं, और सुपरपोज होने के कारण जो है, ठीक है, उस ज्योमेट्रिकल शैडो में भी कहीं ब्राइट इफेक्ट देंगी, जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ ब्राइट इफेक्ट देंगी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ डार्क इफेक्ट देंगी। इसलिए इस ज्योमेट्रिकल शैडो के भीतर भी इल्यूमिनेशन होता है, यानी ज्योमेट्रिकल शैडो के बीच भी प्रकाश पहुँच जाता है। हालांकि ये एक समान रूप से प्रकाशित नहीं होता, ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाता है। जैसे इंटरफियरेंस पैटर्न होता है वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है? इंटरफियरेंस जो होता है वो दो अलग अलग सोर्स S1 S2 से आने वाली जो प्राइमरी वेव्स है उनके सुपरपोजिशन से होता है, जबकि डिफ्रैक्शन जो है वो एक ही वेव फ्रंट के वो पार्टिकल जो ट्रांसपेरेंट जोन में है, पारदर्शी भाग में है, जैसे यहाँ पर इस होल के सामने वाले जो पार्ट में जो थे, और यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर और नीचे वाले जो है पार्टिकल जो ट्रांसपेरेंट पार्ट में है, ठीक है, वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ती हैं, सुपरपोज होती हैं, और सुपरपोजिशन के कारण आप कह सकते हैं एक तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन होता है, ठीक। और जबकि इंटरफियरेंस दो अलग अलग लाइट सोर्स जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनसे आने वाली प्राइमरी वेव के सुपरपोजिशन से होता है, ठीक है। तो दोनों ही वेव का सुपरपोजिशन है, यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन है, इन्हें द्वितीयक तरंगों का अध्यारोपण, वहाँ पर दो अलग अलग कला संपर्क स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है, ठीक, इंटरफियरेंस। तो समझ में आ गई बात, ठीक, कि डिफ्रैक्शन क्या होता है और उसका रीज़न क्या है। क्लियर है? और ये डिफ्रैक्शन हम किस बेसिस पर समझ सकते हैं कि भाई लाइट सीधे चल रहे थे मुड़ क्यों गई, या ज्योमेट्रिकल शैडो में कैसे इंटर कर जाती है, ये हम लोगों ने समझा हाइगेंस की वेव थ्योरी से। तो डिफ्रैक्शन जो है ये फिनोमेना जो है ये लाइट जो फिनोमेना शो करता है डिफ्रैक्शन, इसे हम वेव थ्योरी के आधार पर क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग इसमें आगे देखते हैं जरा। इतना आपने समझ लिया, इसमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। अगर आप चाहें तो डिफ्रैक्शन वगैरह की डेफिनेशन उतार सकते हैं, ये तो सिर्फ समझना ही था। तो अब देखते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन जो है ये कितने प्रकार का होता है। कुछ बच्चों के पास मेरे नोट्स होंगे तो उसमें नोट्स में ये नहीं लिखा होगा, तो आप थोड़ा समझ लें, और अगर चाहें तो नोट्स में कहीं नोट भी कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाता है फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन और दूसरा कहलाता है फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन।
या केवल फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो फ्रेजनल भी नहीं होता है, एक्जैक्टली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो फ्रेनल होता है, ठीक। तो फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन जो है क्या होता ये है कि ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर ये पड़ा हुआ है नाम, ठीक। हम डिफ्रैक्शन को फ्रेनल डिफ्रैक्शन या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में कब रखेंगे, कब, ठीक। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर है कि जो सोर्स है, लाइट सोर्स, और जो स्क्रीन है, इनके बीच की डिस्टेंस, अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट है, ठीक, तो वो डिफ्रैक्शन जो है वो फ्रेनल डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक, या फ्रेनल डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक। और अगर यही सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन अगर फाइनाइट है तो वो फ्रेनल डिफ्रैक्शन कहलाता है, और अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो है वो इफेक्टिवली इनफाइनाइट है, एग्जैक्टली तो इनफाइनाइट नहीं होगी, यानी बहुत ज़्यादा है तो मान लेते हैं ये इनफाइनाइट है, ठीक। तो अगर वो इफेक्टिवली इनफाइनाइट है यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो वो फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन की जो है वो क्लास में आता है, ठीक। तो हम डिफ्रैक्शन को फ्रेजनल डिफ्रैक्शन बोलेंगे या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोलेंगे, उसका एनालिसिस किसके बेसिस पर करेंगे, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो वो फ्रेनल क्लास डिफ्रैक्शन कहलाता है, और उसका एनालिसिस हम लोग जो फ्रेनल थ्योरी है उसके हिसाब से करते हैं। और अगर ये डिस्टेंस इफेक्टिवली इनफाइनाइट है यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डिफ्रैक्शन जो है वो फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन कहलाता है, और उसका एनालिसिस हम इनकी जो थ्योरी है उससे करते हैं, ठीक। हम लोग के इंटरमीडिएट कोर्स में यही थोड़ा सा है, ये हम लोग आगे क्लासों में पढ़ेंगे जब ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे, ये है, और वो भी थोड़ा सा ही है, ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन इसका आपके कोर्स में नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ्रेनल डिफ्रैक्शन जो होता है इसमें जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है ये या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि जो सोर्स होता है वो अपर्चर या जो आपका एब्सिकल है, ठीक है, ये उससे अनंत इनफाइनाइट डिस्टेंस में तो है नहीं, पास में ही रखा होता है। और आप जानते हैं अगर सोर्स पास में है तो उससे जो वेव फ्रंट होगा या तो वो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल। मैंने हाइगेंस थ्योरी में बताया था कि प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, जब सोर्स बहुत दूर हो, बहुत दूर होगा तो उससे निकलने वाला वेव फ्रंट शुरू में तो स्फेरिकल ही रहता है या सिलेंडर ही रहता है, ठीक है, लेकिन जब वो ग्रो होते होते, ठीक है, बहुत दूर जाते जाते क्या होता है कि वो इतना ग्रो हो जाता है कि उसकी कर्वनेस समझ में नहीं आती, और तब वो हमें उसका छोटा सा पोर्शन कैसा दिखाई देता है, प्लेन। तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन तब होता है जब सोर्स बहुत दूर हो। वैसे हम जानते हैं बहुत दूर से आने वाली रे पैरेलल मान ली जाती है, और अगर रे पैरेलल है तो पैरेलल रे के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक, और वो प्लेन ही होगा, ठीक, स्फेरिकल नहीं हो सकता, ठीक। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको हाइगेंस थ्योरी में, ठीक। तो चूंकि फ्रेनल डिफ्रैक्शन में सोर्स जो होता है वो पास में होता है, इसलिए इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा, ठीक, जैसे ये सोर्स है और ये मान लीजिए कोई एब्सिकल है, तो इससे सेकेंडरी वेवलेट सभी इससे जो है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में वेव इमिट हो रही होंगी। तो एक ऐसा प्लेन खींचा जाए जो सब पर परपेंडिकुलर हो, तो आप जानते हैं वो स्फेयर होगा। अब यही स्फेयर जो है वो क्या होता है, ग्रो होता रहता है। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो कैसा है, वो स्फेरिकल है, ठीक। या अगर ये पॉइंट सोर्स ना होकर लीनियर सोर्स होगा तो मैंने बताया था कि फिर सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है, क्योंकि सोर्स बहुत दूर होता है और बहुत दूर से आने वाली रे जो होती हैं वो पैरेलल रे हो जाती हैं। आप जानते हैं दूर से रे आ रही तो उनको हम पैरेलल मानते हैं, और रे अगर पैरेलल है तो एक ऐसा प्लेन खींचे जो सबके परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होगा, वो प्लेन होगा। तो यहाँ पर वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है, ठीक। इसके अलावा लेबोरेटरी में इस डिफ्रैक्शन का एनालिसिस करने के लिए हमें कोई लेंस यूज़ नहीं करने पड़ते, जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए हमें लेंस जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस हैं फ्रेनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में वो यही है। वास्तव में ये जो क्लासिफिकेशन है ये सोर्स और स्क्रीन की डिस्टेंस के बेसिस पर किया गया कि ये डिस्टेंस जो है वो मैंने बताया फाइनाइट है तो फ्रेनल डिफ्रैक्शन, इनफाइनाइट है तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन।
फ्रेनल डिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होता है, इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन होता है, इसमें किसी लेंस का यूज़ नहीं करते, इसे लेबोरेटरी में इसके एनालिसिस के लिए हमें लेंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, अब मैं चूंकि हमारे कोर्स में यही है फ्रॉन अपर क्लास डिफ्रैक्शन, तो मैं इसका एक आपको फिगर ऐसे ही रफ फिगर बना के दिखाता हूँ, जरा थोड़ा सा उसमें भी समझेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है कि जो सोर्स होता है इसको हम एक लेंस के फोकस पर रखते हैं। अब इस सोर्स से जो रे चलती हैं, आपको पता है कि फोकस पर है कॉन्वेक्स लेंस के, तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से रे आ रही हैं, और रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से रे आती है तो ये लेंस उनको क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। अब मान लीजिए कि ये कोई नैरो ओपनिंग है, ठीक, ये एक नैरो ओपनिंग है, ठीक, ऐसे तो बहुत बड़ी बना दी, लेकिन आप ये मानिए कि छोटी सी है जिसको हमने लार्ज करके दिखाया हुआ है, ठीक। तो ये नैरो ओपनिंग जो है, ठीक है, तो अब चूंकि ये रे जो हैं ये पैरेलल है, तो यहाँ वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन, सारी रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक ऐसा प्लेन खींचा है। वेव फ्रंट क्या होता है, ऐसा प्लेन जो सभी वेव पे परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे आगे भी एक लेंस लगाते हैं और इसके फोकस पर एक स्क्रीन जो है वो खड़ी करते हैं, ठीक। तो फ्रॉन अपर क्लास डिफ्रैक्शन में दो लेंस का यूज होता है। एक लेंस का यूज होता है सोर्स यानी रे को, जो आपकी नैरो ओपनिंग है या स्लिट है उस पर प्रोजेक्ट करने के लिए। फिर इससे जो लाइट रे बाहर आएंगी उनको एक लेंस के द्वारा, ठीक है, एक स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक। तो वही मैंने बताया था कि फ्रॉन अपर क्लास डिफ्रैक्शन में जो है वो लेंस का यूज होता है, ठीक। अच्छा, इसको डिफ्रैक्शन चूंकि हमारे कोर्स में सिर्फ फ्रॉन अपर क्लास डिफ्रैक्शन है, तो उसको अगर हम लोग एक तरीके से और समझें जरा, मान लीजिए कि ये एक स्लिट है, लेकिन इसकी जो ये विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा है। अब इस पर अगर पैरेलल रे गिरती हैं, वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा यहाँ पर, ठीक। और ये स्लिट विड्थ अगर ज़्यादा है, ठीक, तो ये वेव फ्रंट जो होता है, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट ही इससे ऐसे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और सामने स्क्रीन पर हमें क्या होगा, ठीक है, सिर्फ इसी स्लिट विड्थ के बराबर ये इतना ही इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो है वो आपको क्या होगा, मिलेगा। इसके ऊपर जो है वो क्या रहेगा, ऊपर और नीचे डार्कनेस रहेगी। प्लेन वेव फ्रंट था, यानी वेव फ्रंट के शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा, अगर स्लिट विड्थ ज़्यादा है तो वो प्लेन ही बाहर आ जाएगा, ठीक। तो रे पहले पैरेलल थी और अभी भी पैरेलल रहेंगी, तो इसी के बराबर इल्यूमिनेटेड पार्ट आपको यहाँ मिलेगा, प्रकाशित भाग, और ऊपर और नीचे ज्योमेट्रिकल साइड होगी, यानी कोई डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि मान लीजिए ये बहुत नैरो ओपनिंग है, ये ओपनिंग बिल्कुल नैरो कर दी हमने, बहुत कम। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो प्लेन है, लेकिन ये प्लेन वेव फ्रंट जब ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचा, ठीक। तो अगर हम ये सोचें कि ये बहुत छोटा है, अगर ये होल है तो इससे लाइट बाहर आएगी। चूंकि होल है छोटा सा, तो ये एक तरीके से पॉइंट सोर्स हो गया, ठीक, पॉइंट सोर्स हुआ। और पॉइंट सोर्स अगर ये है तो इससे निकलने वाली जो रे, पॉइंट सोर्स होता है तो आप जानते हैं वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। तो अब इससे जो रे बाहर निकलेंगी, तो अब चूंकि ये पॉइंट सोर्स है तो आगे जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। और अगर ये होल नहीं, बारीक सी स्लिट है, लीनियर स्लिट है, तो फिर सोर्स कैसा हो जाएगा, लीनियर सोर्स हो जाएगा। और लीनियर सोर्स होता है तो वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव फ्रंट का शेप जो है वो चेंज हो गया। प्लेन वेव फ्रंट गिरा, लेकिन अगर नैरो ओपनिंग है तो वेव फ्रंट जो बाहर आएगा वो या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। और रूल के हिसाब से आप जानते हैं वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। तो इन सभी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो इसको सेंटर मानकर ये सब रेडियस होंगी, तो लाइट रे तो इसका मतलब ऐसे जा रही होंगी फिर, ठीक। तो ये रे प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। तो हम क्या पा रहे हैं कि फिर लाइट इससे निकलकर सीधे ऐसे नहीं जा रही है, बल्कि लाइट रे मुड़ गई अपने पास से। और लाइट रे का अपने पास से डेविएट होना जो है, ठीक है,
यही तो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन जो है उसको हम लोग थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक, कि आखिर नैरो ओपनिंग पर जब लाइट रे आती हैं तो वो स्ट्रेट ना जाकर मुड़ क्यों जाती है, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है उसका शेप चेंज हो गया। प्लेन वेव फ्रंट गिरा, लेकिन जो बाहर आ रहा है, अगर होल है स्मॉल तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर आएंगे, और अगर स्लिट है तो फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बाहर आएंगे। और उस केस में लाइट रे जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर नियम क्या है, तरंगार के लंबवत तरंग चलती है, तो ये भी रेडियस होगी इन सबकी, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गई, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, ठीक। तो फिर रे ऐसे जा रही होंगी, इसके बाद रे खाली ऐसे ना जाकर इस होल पर पहुंचकर क्या हो गई, मुड़ गई। समझ आई बात, ठीक। तो ये मुड़ना ही तो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये डिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने जाना यहां पर, ठीक। अब हम लोग एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे देख सकते हैं। अगर आपको एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन देखना है तो आपको सिंगल स्लिट बनानी पड़ेगी, ठीक। स्लिट का मतलब वो नैरो ओपनिंग जिससे लाइट गुजर सके, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कांच की एक प्लेट लेते हैं पतली सी, जिसे हम लोग स्लाइड कहते हैं, ठीक, और उसको पूरा ब्लैक पेंट कर देंगे, ठीक। और ब्लैक ऐसे स्लाइड होगी वहाँ से, उसको पूरा ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक। दिखाता हूँ मैं, किस तरह की प्लेट होगी, और उसको पूरा ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद में किसी रेजर से या किसी और नुकीली चीज़ से हम इस पर एक ऐसे लीनियर लाइन खींचेंगे, ऐसे यानी एक स्क्रैच मारेंगे, ठीक। अब ये जो स्क्रैच हम मारते हैं, स्क्रैच का मतलब क्या होता है कि यहाँ का पेंट छूट गया। अब पेंट छूट गया तो इसका लाइट इससे गुजर सकती है, भाई ग्लास से तो लाइट गुजर ही जाती ना, लेकिन हमने ब्लैक पूरा पेंट कर दिया था तो लाइट इससे टकरा कर दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी। लेकिन अब बीच में हमने क्या कर दिया, ऐसे लीनियर स्क्रैच मार दिया किसी ब्लेड से या किसी कील वगैरह से, तो अब लाइट इससे क्या हो सकती है, गुजर सकती है। तो ये हमारी बन गई स्लिट। अब इसको हम ऐसे हाथ में पकड़ लें और इससे किसी बल्ब को देखें, ऐसे देखें कि जो उस बल्ब का फिलामेंट है, इस स्लिट को हम उस फिलामेंट के पैरेलल रखें ऐसे, ठीक। फिलामेंट अगर ऐसे है तो स्लिट भी ऐसे ही रहे, ठीक। और उससे अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें फिर फिलामेंट नहीं दिखाई देगा, बल्कि एक सेंटर में, ठीक, एक चमकती हुई, पहली चीज़ तो इस बारीक स्लिट से देखेंगे तो बहुत लंबा पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, छोटा सा भाग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो दिखाई देगा उसमें आपको सेंटर में एक चमकती पट्टी दिखाई देगी, और उसके ऊपर और नीचे आपको डार्क और ब्राइट कुछ पट्टियाँ आपको दिखाई देंगी। सेंटर वाली पट्टी ज़्यादा चमकती दिखाई देगी, और उसके ऊपर और नीचे जो पट्टियाँ होंगी कुछ तो डार्क होंगी, और जो ब्राइट होंगी उनकी भी चमक लगातार क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ये जो आपको इस स्लिट से दिखाई दे रहा है, ये सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ही है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हम सिंगल स्लिट के रिफ्रैक्शन पैटर्न को देख सकते हैं। या आप कांच की प्लेट छोड़िए, आप दो उंगलियों को ऐसे लीजिए और ऐसे जोड़िए। जब दो उंगलियों को ऐसे जोड़ते हैं तो बीच में एक हल्का सा गैप आपको दिखाई देता है, और उसके बाद में एक फिलामेंट वाले बल्ब के सामने इस गैप को फिलामेंट के पैरेलल करके ऐसे एक आंख बंद करके इसके ऐसे झांकिए। जब आप झांकेंगे तो आपको इसमें कुछ ऐसे ऐसे पतली पतली लाइनें दिखाई देंगी। फिलामेंट नहीं दिखाई देगा आपको, उसमें कुछ पतली पतली लाइनें दिखाई देंगी। ये जो पतली पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं ये आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं, और ये बारीक जो झिर्री बनी है दो उंगलियों के बीच में ऐसे बिल्कुल सटा लीजिए ऐसे। आपके यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा उभार होता है जो, ठीक, उसके कारण बीच ये उंगलियाँ बिल्कुल चिपक नहीं पाएंगी, हल्की सी झिर्री रहेगी। अब इससे ऐसे देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे लाइनें दिखाई देंगी। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यही क्या है, ये फ्रिंज होती हैं या डार्क और ब्राइट बैंड होते हैं। ये सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक। तो डिफ्रैक्शन मैंने अभी समझाया आपको कि डिफ्रैक्शन वास्तव में होता क्या है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो फार्मूले वगैरह हैं, ठीक, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और जहाँ तक है कि अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अभी आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, आपको इसमें नोट्स से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना है, आपको बस खाली नोट से डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मिलेगी, वो आप याद कर लें। सिंगल स्लिट का थोड़ा सा जो मैंने भी बताया अभी वो मिल जाएगा, वो आप उसको याद कर लें। समझना है कि आखिर ये डिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक, क्योंकि मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में दिखाई नहीं देता, ठीक। साउंड जो वेव होती है इसमें भी डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये मीटर में होती है, ठीक है। 2 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर की, ठीक है, साउंड वेव होती है।
तो साउंड में डिफ्रैक्शन जो है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ठीक, दीवार के उस तरफ कोई लड़का खड़ा है अगर, और वो अगर बोलता है तो हम दीवार के इस तरफ है तो हमें उसकी साउंड जो है वो सुनाई देती है, क्योंकि जब वो साउंड वेव दीवार पर पहुंचती है तो वो मुड़कर इधर उधर से मुड़कर यहाँ पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम क्या करें, उसी दीवार में इधर से एक टार्च की रोशनी मारे तो इधर खड़े आदमी को टार्च की रोशनी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो राइट सीधी रेखा में चल रही है। और दीवार का जो साइज है, ये दीवार का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक। जो लाइट की वेव, यानी लाइट की वेव क्या है, वो एब्स्टेकल है, अवरोध है, लेकिन उस अवरोध का आकार वेवलेंथ से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अब डिफ्रैक्शन नहीं हुआ कि वो दीवार के किनारे से लाइट मुड़ जाए। तो चूंकि साउंड जो होती है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो डे टू डे लाइफ में साउंड वेव के पास में जो अवरोध आते हैं, ठीक है, या जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग का मतलब जैसे दरवाजा है, खिड़की है, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ से साउंड जो है वो मुड़ मुड़ा करके पहुँच जाती है, तो साउंड हमें सुनाई देती है। लेकिन लाइट के पास में अगर कोई एब्स्टेकल आ जाएगा तो फिर वो लाइट रे हमारे पास नहीं आती, क्योंकि उस अवरोध का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो लाइट वेव के डिफ्रैक्शन के लिए एब्स्टेकल का साइज जो है वो उसी के ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन ये जो अवरोध होते हैं इनका आकार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट वेव का डिफ्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देता। साउंड का डिफ्रैक्शन हम महसूस कर सकते हैं कि हमें आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है, ठीक, जबकि बीच में दीवार है और बहुत सारे अवरोध हैं, लेकिन वो उनके किनारों से मुड़कर चली जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ मीटर में है, ठीक है, और ये जो अवरोध है इनका साइज भी मीटर में है। तो इसका मतलब साउंड की जो वेवलेंथ होती है जनरली उसके सामने आने वाले अवरोध जो होते हैं, ठीक, एब्स्टेकल जो होते हैं, उनका साइज उसी की वेवलेंथ का ऑर्डर का होता है, तो वो उनके किनारों से मुड़ मुड़ाकर हम तक पहुंच जाती है, ठीक। बात समझ में आई आपको? तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन अच्छे से समझाया है, फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन भी बताया है, जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, शायद आपकी बुक में मिल जाए थोड़ा सा, ठीक। अब कल हम लोग इसके, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका मैथमेटिकल जो भी फार्मूले वगैरह हैं वो प्रूव कर लेंगे और इसके न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो अभी आप इसको कायदे से तैयार करिए, ठीक, और थ्योरी है लेकिन समझिए, ठीक। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।